आइए कहानी एक्सप्रेस के साथ एक सफर पर, जहां हर स्टेशन पर मिलेगा आपको एक ऐसा अनुभव जो आपके दिल को छू जाएगा। आपके लिए है यह सफर। आप तैयार हैं? तो चलिए, यह सफर शुरू होती है। रितिका अपने माता पिता की इकलौती लाडली बेटी थी। रितिका खूबसूरत तो थी ही, साथ ही वह सजने संवरने का भी शौक रखती थी। उनका परिवार काफी संपन्न था। घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। घर में काम करने के लिए भी नौकर लगे हुए थे। रितिका अपनी माँ से ज्यादा पिता की लाडली थी। रितिका के पिता रितिका की हर बात और हर जिद को खुशी खुशी पूरा करने को तैयार रहते थे। उसे कहीं आने जाने पर भी कोई रोक टोक नहीं थी। फलस्वरूप रितिका स्वच्छंद और आज़ाद ख्याल होती जा रही थी। रितिका की बढ़ती उम्र और उसके व्यवहार से उसकी माँ को बड़ी चिंता रहती थी। रितिका की माँ रितिका को थोड़ा काम सिखाना चाहती थीं। वह चाहती थीं कि रितिका थोड़ी जिम्मेदार बने। इसके लिए वह यदा कदा रितिका को टोक दिया करती थीं, लेकिन रितिका के पिता हमेशा बीच में आकर उसका बचाव करने लगते और कहते कि शादी के बाद तो खुद ही उस पर जिम्मेदारी आ जाएगी, तो अभी तो उसे कम से कम आज़ाद घूमने दो। कुछ समय के बाद रितिका के पिता को रितिका के लिए एक अच्छा रिश्ता मिल गया। लड़का विवेक एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता था। वह एक बड़ी कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत था। परिवार के नाम पर माता पिता और उसकी एक छोटी बहन गिन्नी थी। गिन्नी अभी पढ़ाई कर रही थी। बड़े ही धूमधाम के साथ विवेक और रितिका की शादी संपन्न हुई। एक नई नवेली दुल्हन बनकर रितिका ने अपने ससुराल में पहला कदम रखा। बड़े अच्छे से गृहप्रवेश और अन्य रस्मों को निभाया गया। उसके बाद रितिका को उसके कमरे में आराम करने के लिए भेज दिया गया। इतनी सुंदर पत्नी पाकर विवेक की खुशी का ठिकाना नहीं था। परिवार में सभी लोग रितिका को बहुत प्यार करते थे और उसका बहुत ध्यान रखते थे। विवेक भी रितिका का बहुत ध्यान रखता था। पलक झपकते ही शादी को 1 महीना बीत गया, मगर रितिका घर में कोई काम नहीं करती थी। परिवार में भी किसी ने कुछ नहीं कहा। सब सोचते कि कुछ समय में उसे खुद ही अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। वह सारा समय अपने कमरे में ही रहती थी। गिन्नी सारा दिन घर के कामों में लगी रहती, लेकिन अपनी भाभी से कभी भी कुछ नहीं कहती थी। रितिका की सास की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, जिस वजह से वह ज्यादा काम नहीं कर पाती थी, जिसके कारण गिन्नी के ऊपर काम का बोझ ज्यादा ही बढ़ गया था। इस कारण वह पढ़ाई लिखाई पर भी ध्यान नहीं दे पा रही थी। विवेक काफी समय से ये सब देख रहा था। वह सोचता था कि रितिका धीरे धीरे खुद से ही घर के कामों में हाथ बंटाने लगेगी, लेकिन इतने समय के बाद भी घर का कोई काम नहीं करती थी। उसकी लापरवाही देखते हुए एक दिन विवेक ने उसे प्यार से समझाते हुए कहा, देखो रीति, गिन्नी मेरी छोटी बहन है। उसे पढ़ाई लिखाई का बहुत काम रहता है। घर के कामों में उलझे रहने के कारण उसकी पढ़ाई का बहुत नुकसान हो रहा है, और फिर इस उम्र में माँ से भी ज्यादा काम नहीं किया जाता। इसलिए तुम भी घर के कामों में थोड़ा हाथ बटा दिया करो। लेकिन रितिका उसकी बात समझने की बजाय विवेक पर ही भड़क उठी और बोली कि मैंने तो अपने मायके में कभी पानी भी खुद लेकर नहीं पिया है और ना ही कभी कोई काम किया है। मैंने शादी नौकरानी बनने के लिए तो नहीं की है। और अपने बालों को शीशे के सामने खड़े होकर संवारने लगी। विवेक को उससे ऐसे जवाब की उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। उसे रितिका पर बहुत गुस्सा आया, पर फिर भी उसने अपने गुस्से पर काबू करते हुए कहा कि घर का काम करने से कोई नौकरानी नहीं बन जाती। फिर नारी का संपूर्ण सौंदर्य तो इसमें ही है कि वह अपने साथ साथ घर को भी संवारे। रितिका ने उसकी इस बात पर कोई जवाब नहीं दिया और मुंह फेरकर सो गई। विवेक ने भी बात को ना बढ़ाकर चुप रहना ही उचित समझा। सुबह को जब तक रितिका सोकर उठी, विवेक ऑफिस जा चुका था। रितिका को ऐसी उम्मीद विवेक से नहीं थी। उसने तो सोचा था कि विवेक उसे प्यार से मनाएगा और उसे खुश करने के लिए बाहर घुमाने और खाना खिलाने के लिए ले जाएगा। रितिका बिना कुछ खाए पिए सारा दिन अपने कमरे को बंद करके लेटी रही। गिन्नी ने आकर उसे खाना खाने के लिए कहा भी, मगर उसने मना कर दिया। शाम को विवेक जब घर लौटा तो गिन्नी ने उसे बताया कि भाभी सुबह से भूखी है, उन्होंने कुछ नहीं खाया है। विवेक तुरंत ही कमरे में गया और प्यार से सिर पर हाथ फेरते हुए बोला, क्या अभी तक नाराज हो? चलो खाना खा लो। रितिका तुरंत ही तुनक कर बोली, मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। विवेक ने उससे बोला, अगर तुम नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अगर तुम चाहती हो कि मैं भूखा ही सो जाऊं
तो तुम्हारी मर्जी। अच्छा चलो, मैं खाना लाती हूँ, मुस्कुराते हुए रितिका ने कहा और उठकर खाना लेने चली गई। बात आई गई हो गई, मगर इसके बाद तो जैसे उसे और भी छूट मिल गई। हर रोज उसकी नई नई फरमाइशें होने लगी। खाली वक्त में घर से बाहर घूमने निकल जाती। वह घर की ओर से एकदम लापरवाह हो गई। उसे घर का कोई ख्याल ही नहीं था। कई बार विवेक के मन में आता कि उसे डांटे, लेकिन फिर मन मारकर रह जाता। आज विवेक को ऑफिस जाने में पहले ही देर हो रही थी। उसने पहनने के लिए कमीज निकाली तो देखा कि उस पर प्रेस नहीं है। विवेक ने झल्लाकर रितिका को आवाज दी और बोला कि तुम घर में सारा दिन आराम करने और आईने के सामने खुद को निहारने के अलावा कभी और कुछ भी देख लिया करो। मेरी एक कमीज भी प्रेस नहीं है, क्या पहनकर ऑफिस जाऊंगा? लेकिन मुझे तो प्रेस करना नहीं आता, तुम गिन्नी से करवा लो। तुम्हें आता ही क्या है? सिर्फ श्रृंगार करना, कहकर विवेक बिना प्रेस की कमीज पहनकर ही ऑफिस चला गया। आज उसका मन ऑफिस में भी नहीं लग रहा था। उसे महसूस हो रहा था कि शादी के बाद वह खुशहाल जीवन नहीं बिता पा रहा है। उसने अपने लिए जैसी पत्नी की कल्पना की थी, रितिका में उसकी उम्मीद का एक अंश भी नहीं था। देखने में तो रितिका बहुत खूबसूरत थी, उसमें किसी बात की कोई कमी नहीं थी, लेकिन जीवन जीने के लिए उसने किसी सौंदर्य प्रतिमा की कल्पना नहीं की थी। उसने ऐसे जीवन साथी की कल्पना की थी जिसका तन के साथ मन भी सुंदर हो, जो मन से उसका ख्याल रख सके और उसकी भावनाओं को समझ सके। अरे यार, क्या भाभी की याद में खोए हुए हो? महेश की आवाज ने उसे चौंका दिया। हाँ नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है। इस पर महेश ने उसे छेड़ते हुए कहा, तो हकला क्यों रहे हो? क्या शादी के बाद हकलाना भी शुरू कर दिया है? कभी भाभी जी को घर भी लेकर आओ, कब तक उन्हें यूं ही घर में छुपाकर रखोगे? नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, किसी दिन समय निकालकर हम दोनों तुम्हारे घर जरूर आएंगे, विवेक ने कुर्सी से उठते हुए कहा। आज उसका मन घर जाने को नहीं हो रहा था, लेकिन घर तो जाना ही था। वह अनमना सा घर की ओर चल दिया। घर पहुंचते ही गिन्नी ने उसे बताया कि तुम्हारे जाने के बाद भाभी मायके चली गई। बहू बहुत गुस्से में लग रही थी। बेटा, क्या तुमसे कोई बात हो गई है? विवेक की मां ने घबराते हुए उससे पूछा। नहीं मां, ऐसी तो कोई बात नहीं है, यूं ही चली गई होगी। उसे अपने घर गए हुए काफी समय हो गया है ना, इसलिए अपने माता पिता से मिलने गई होगी, विवेक ने बात को संभालते हुए कहा। भैया, तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? नहीं, आज मुझे भूख नहीं है, यह कहकर विवेक अपने कमरे की तरफ चला गया। बिस्तर पर अकेले लेटे लेटे उसे रितिका की बहुत याद आ रही थी। किसी की याद आने पर खुशी से बीते हुए लम्हे भी दुखी कर देते हैं। ऐसा ही कुछ विवेक के साथ भी हो रहा था। विवेक जानता था कि जब तक वह रितिका को लेने नहीं जाएगा, वह वापस नहीं आएगी। लेकिन वह ही उसे लेने क्यों जाए? वह अपने आप भी तो वापस आ सकती है, आखिर गलती भी उसकी है। लेकिन उसका मन नहीं मान रहा था। वह बिस्तर से उठकर बाहर निकलकर गैलरी में टहलने लगा और सोचने लगा कि अगर वह भी रीति की तरह जिद करेगा तो बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। यदि उसे अपनी गलती का एहसास नहीं है तो क्या वह भी अपना फर्ज भूल जाएगा? उसे रितिका के साथ किए गए अपने व्यवहार पर भी गुस्सा आने लगा। इसी कशमकश में सुबह भी हो गई। उसने पूरी रात यूं ही जागकर बिता दी। आज उसका ऑफिस जाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि वह रितिका को समझाकर वापस ले आएगा। रितिका के बिना उसे एक एक पल बिताना मुश्किल लग रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी दुनिया बस रितिका के चारों ओर ही घूमती है। उधर रितिका भी कम दुखी नहीं थी, लेकिन उसका अहंकार उसके और विवेक के बीच दीवार बनकर खड़ा था। उसे हर पल ऐसा एहसास होता जैसे विवेक उसके आसपास ही है, या फिर वही उसके इर्द गिर्द घूमती फिर रही है। वह अपने ही ख्यालों में गुम थी कि उसकी मां ने आकर उसे बताया कि नीचे विवेक आया हुआ है और तुम्हें बुला रहा है। रितिका को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वह जल्दी जल्दी से तैयार होकर नीचे आई। मैं तुम्हें लेने आया हूं। अगर तुम खुशी से अपने माता पिता के पास रहने आई हो तो ठीक है, लेकिन अगर नाराज होकर आई हो तो अपने घर वापस चलो, विवेक ने अधिकार से रितिका का हाथ पकड़ते हुए कहा। विवेक को इस तरह मिन्नतें करते हुए देख रितिका के मन में फिर से अहंकार जाग उठा। मैं उस घर में बिल्कुल नहीं जाऊंगी। तुम मुझे इसलिए ले जाना चाहते हो ताकि अपनी मां और बहन के सामने मुझे लज्जित कर सको, विवेक ने इस बात पर नाराज होते हुए कहा। तुम पत्नी हो मेरी ओर, मैं तुम्हारा पति होने के नाते इतना हक तो रखता ही हूं कि तुम्हारा हाथ पकड़कर जबरदस्ती ले जा सकूं।
बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अपना सामान लेकर जल्दी आ जाओ। इतना कहकर विवेक कमरे से बाहर निकल गया। जाने की खुशी तो रितिका को भी कम नहीं थी, पर वह तो विवेक को यह जताना चाहती थी कि उसे उसका घर छोड़कर आने का कोई अफसोस नहीं था। घर पहुंचकर विवेक ने रितिका को कुछ नहीं कहा। मामला शांत हो गया था। अब तो विवेक ने उसे टोकना भी बंद कर दिया था। घर में कोई उससे कुछ भी नहीं कहना चाहता था। एक दिन विवेक ऑफिस से लौटा तो अपनी मां को रसोईघर में काम करते हुए देखा। पूछने पर पता चला कि गिन्नी को कॉलेज से आते वक्त कोई बाइक सवार टक्कर मारकर भाग गया, जिसके कारण उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर अभी पट्टी करके दवा देकर गए हैं। विवेक ने देखा कि रितिका घर में कहीं दिखाई नहीं दे रही है, तो उसने अपनी मां से कहा, रितिका कहाँ है मां? मां ने थोड़े गुस्से में कहा, बहू तो सुबह से ही अपनी किसी सहेली के यहां गई हुई है। शाम के 7 बजने वाले थे और रितिका का अभी तक कोई अता पता ही नहीं था। लगभग 10-15 मिनट के बाद दरवाजे की घंटी बजी। विवेक ने जाकर दरवाजा खोला। सामने रितिका खड़ी थी। विवेक को सामने खड़ा देख उसने कहा, अफसोस है, हम लोग फिल्म देखने चले गए थे। वापस आने में थोड़ी देर हो गई। बहुत थक गई हूं आज, पर्स उतारते हुए रितिका ने कहा। विवेक चुप ही रहा। उसने रितिका से कुछ नहीं कहा। अगले दिन जब रितिका अपने कमरे से बाहर आई तो उसने डॉक्टर को जाते हुए देखा। मम्मी जी, अपने यहाँ कौन बीमार है? उसने आश्चर्य से पूछा। गिन्नी का कल एक्सीडेंट हो गया था और उसके हाथ और पैर में चोट आई है। डॉक्टर उसी को देखने के लिए आए थे। मां ने बड़े रूखे और सपाट लहजे में उत्तर दिया। क्या गिन्नी को चोट लगी है? और घर में किसी ने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हें शायद सुनने की फुर्सत नहीं थी। बहू, सास के स्वर की तलखी को रितिका ने महसूस कर लिया था। वह तुरंत ही गिन्नी के पास उसके कमरे में पहुंची। अब कैसी हो गिन्नी? ठीक हूं भाभी, धीमे से स्वर में गिन्नी ने जवाब दिया। मुझे तो तुम्हारे भैया ने भी कुछ नहीं बताया कि तुम्हें चोट लगी है, रितिका ने थोड़ा झिझकते हुए कहा। उन्होंने आपको परेशान नहीं करना चाहा होगा भाभी, गिन्नी ने उसकी बात को टालते हुए कहा। मगर आज रितिका को कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि वह अपने ही घर में कितनी अजनबी होकर रह गई है। शायद घर वालों की बेरुखी का कारण उसे मालूम था, लेकिन वह जानबूझकर ही अनजान बनी रहती थी। शाम को जब विवेक घर लौटा तो उसने शिकायत करते हुए कहा, तुमने बताया क्यों नहीं था कि गिन्नी को चोट लगी है? तुम पहले ही काफी थकी हुई थी, विवेक ने बड़ा ही संक्षिप्त सा उत्तर दिया। और हां, आज शाम को मेरे एक दोस्त ने हमें खाने पर बुलाया है, तैयार हो जाना। बाहर घूमने जाने के नाम से ही रितिका खुश हो गई। वह जल्दी से अंदर जाकर तैयार होने लगी। एक पल के लिए उसे गिन्नी की चोट का ध्यान आया, मगर उसने जल्दी ही उसे नजरअंदाज कर दिया और जल्दी ही वह विवेक के साथ घर से बाहर निकल गई। महेश के घर पहुंचकर वे लोग लिविंग रूम में बैठे और बातें करने लगे। इस दौरान रितिका की नजरें घर के कोने कोने में घूम रही थीं। वह हर चीज को बड़े ध्यान से देख रही थी। घर बहुत ही साफ सुथरा और बड़े ही अच्छे ढंग से सजाया गया था। हर चीज बड़े ही व्यवस्थित ढंग से सजाई गई थी। औपचारिक बातचीत के बाद वे लोग खाना खाने के लिए बैठ गए। रितिका और विवेक ने देखा कि महेश की पत्नी रश्मि ने तरह तरह की सब्जियां, रायता और मीठे में खीर बनाई थीं। सारी चीजें देखने में एक से बढ़कर एक लग रही थीं। विवेक से तो सब्र ही नहीं हो रहा था। उसने खाना शुरू किया। भाई, खाने में मजा आ गया। भाभी जी तो बहुत अच्छा खाना पकाती है, विवेक ने उंगलियों को छाटते हुए कहा। तुम तो बहुत किस्मत वाले हो। उसकी इस बात पर महेश ने खुश होते हुए रश्मि का हाथ पकड़कर चूमते हुए कहा, ये तो बहुत सही बात कही है। तुमने रश्मि को पाकर मेरे जीवन में कोई कमी नहीं रही है। रश्मि जिस तरह से मम्मी पापा और मेरा ध्यान रखती है, उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। पूरा दिन वह बिना किसी शिकायत के हम सब की जरूरतों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। वह अपने साथ साथ घर को सजाने संवारने का भी पूरा ध्यान रखती है। अगर वह एक दिन के लिए भी कहीं चली जाए तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। वो हर तरह से सर्वगुण संपन्न है। इतनी अच्छी और सुंदर बीवी को पाकर मैं खुद को बहुत भाग्यशाली महसूस करता हूँ। उसकी बातों को सुनकर रश्मि शर्माते हुए कहती है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है? हाथ छोड़िए मेरा। मैं जो कुछ भी करती हूँ अपने परिवार की खुशी के लिए करती हूँ। अपने परिवार के लोगों को खुश देखकर मुझे भी बहुत खुशी मिलती है। ये मेरे परिवार के सदस्यों के लिए मेरा फर्ज है। ऐसे ही सब हंसी मजाक के साथ बातचीत करते रहे। रितिका उन दोनों को बहुत गौर से देख रही थी।
आज उसका परिचय प्यार के एक नए रूप से हो रहा था। यह भी तो प्यार है, कितना पवित्र, एक दूसरे के लिए समर्पण की भावना लिए हुए। उसे महसूस हो रहा था कि प्यार सिर्फ वह नहीं जो रात के अंधेरे में किया जाए। प्यार के तो और भी रूप हो सकते हैं। लेकिन उसने तो कभी विवेक की पसंद नापसंद जानने की भी कोशिश ही नहीं की, और ना ही कभी उसकी कही किसी भी बात का मान ही रखा है। उसने तो हमेशा अपनी आकांक्षाओं को ही महत्व दिया। आज महेश के घर से लौटने पर रितिका के मन में हलचल मची हुई थी। उसके साथ होने वाली इस घटना ने उसे आज ये एहसास दिला दिया कि नारी संपूर्ण केवल सजने संवरने से ही नहीं होती, बल्कि अपने फर्ज पूरे करने और अपनी जिम्मेदारी उठाने से होती है। अपने कर्तव्यों को पूरा करने पर ही वह सर्वगुण संपन्न कहलाती है। इसलिए उसने निश्चय किया कि वह आज से और अभी से अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी और किसी को शिकायत का मौका नहीं देगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक करें और हमें आपकी मदद की बहुत ज़रूरत है। हमारे चैनल में सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इससे हमें और भी अच्छे अच्छे कहानियां बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगी और आप और बेहतरीन कहानी सुन पाएंगे। आप और भी बेहतरीन शानदार कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।